क्या मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है सर। तो हर्षा गुजर, क्या बात है, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। हर्षा गुजर, यू चेक योर कनेक्शन सेटिंग्स। यस, सब बच्चे बोल रहे हैं ऑडिबल है भाई, ऐसे क्या हो रहा है? हर्षा गुजर को नहीं आ रही है तो हर्षा गुजर, यू जस्ट ट्राई टू चेक योर कनेक्शंस। ठीक है ना, कई बार हो जाता है। यस, तो मैंने कल आपको एलसीआर सर्किट बताया था बच्चों। तो एलसीआर सर्किट समझ में आ गया। एलसीआर सर्किट में देखो, एक तो मैंने आपको बताया था इंपीडेंस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस ओमेगा 1/ओमेगा c का होल स्क्वायर का अंडर रूट। और फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट हमने बताया था tan इनवर्स ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c अपॉन r। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीबडी। फिर अपन ने अलग अलग कंडीशंस दी थी और मैंने कल बताया था यदि एक्सएल वीएल इज ग्रेटर देन वीसी हो। और कल मैंने आपको एक असाइनमेंट टाइप छोटा सा ग्राफ दिया। ग्राफ क्या मतलब, फेजर बोला था कि ये बना के मुझे भेजना। तो दिवांशी जैन ने, चिदेश ने और वर्षा पोसवालिया, इन 3 बच्चों ने भेजा, बाकी किसी ने नहीं भेजा। बाकी सब बच्चे मजे करते हैं, बोले ऐसे ही बोलते रहते हैं सर, तो ऐसे ही चलता रहता है, बोले अपना तो मजे मारो। और 3 अच्छे बच्चे जो सिंसियर हैं, जो मेरी बात को वैल्यू देते हैं, वर्षा और दिवांशी जैन और चिदेश शर्मा ने मुझे आंसर भेजे थे। और देखो मुझे उनके नाम भी याद है अभी तक भी। ऐसी बात नहीं है, जो मुझे बच्चा रेस्पॉन्ड करता है मुझे उसका दिमाग में रहता है पूरा। ठीक है ना। तो इन तीनों बच्चों ने आंसर भेजे थे और आई फील वेरी हैप्पी। तो बाकी बच्चों को भी भेजना चाहिए। बच्चों देखो, कोई टास्क, आप ऐसा कोई बड़ा काम नहीं दिया था, एक छोटा सा फेजर ही तो बनाना था आपको, बनाना चाहिए था, भेजना चाहिए था आपको, इसमें क्या है। तो देखो बच्चों, मैं आपको बता देता हूं, 3 बच्चों ने भेजा था, बहुत अच्छी बात है। बाकी बच्चे भी फटाफट से देख लें। यदि VC ग्रेटर देन VL है तो हमारा, जैसे ये तो हो ही गया, तो अब की बार क्या हो जाएगा, VL वाला वेक्टर छोटा बन जाएगा और VC का बड़ा बन जाएगा, और ये इतना इतना इससे कैंसिल हो जाएगा। तो रिमेनिंग बच जाएगा VC माइनस VL, VC माइनस VL। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वोल्टेज। अब देखो रिजल्टेंट वोल्टेज क्या हो गई, करंट से थीटा एंगल पीछे हो गई, नहीं हो गई। तो यदि मान लीजिए एलसीआर सर्किट में आप ऐसा देख रहे हैं बच्चों कि इंडक्टर वोल्टेज लेस है कैपेसिटर वोल्टेज से, या हम ये भी कह सकते हैं कैपेसिटर वोल्टेज इज ग्रेटर देन इंडक्टर वोल्टेज, तो ऐसी कंडीशन में अपन ये कह सकते हैं कि नेट वोल्टेज जो होती है वो करंट से π/2 एंगल पीछे चलती है, लैग करती है। ओके, तो ये नेट वोल्टेज जो है इट विल बी लैगिंग विद करंट थ्रू π/2 एंगल, π/2 नहीं सॉरी, थीटा एंगल। अब तो इसमें अपन क्या कह सकते हैं कि यदि मान लीजिए हमारी वोल्टेज sin ωt है, तो बात तो वही हो गई ना, वोल्टेज यदि थीटा एंगल पीछे है तो करंट क्या हो गई, थीटा एंगल आगे हो गई है। तो इसका मतलब अपन लिख सकते हैं I इक्वल्स टू I0 sin ωt माइनस थीटा, सॉरी प्लस थीटा। थीटा नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो करंट की इक्वेशन में क्या आ जाएगा, ωt प्लस थीटा। मैं थोड़ा रिजोल्यूशन बढ़ा देता हूँ इसका, लेट मी चेक द रिजोल्यूशन, एक मिनट। हाँ, अभी इसको 720 कर देता हूँ। नाउ आई थिंक यू आर सीइंग द मोर क्लियर वीडियो। यस, नाउ आई होप दैट द वीडियो क्वालिटी इज इम्प्रूव्ड टू यू। यस, तो बच्चों हमारी करंट की इक्वेशन हो जाएगी I0 sin ωt प्लस थीटा। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसका फेजर बता देते हैं फटाफट से। 3 बच्चों ने फेजर भेजा था, बहुत अच्छे बात है, सही था उनका फेजर। तो देखिए, सबसे पहले अपन वही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दिखा लेते हैं बच्चों। ये मान लीजिए हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। और सपोज अब हमने वोल्टेज को, जो नेट वोल्टेज है, दिस नेट वोल्टेज विल मेक द एंगल थीटा। ये नेट वोल्टेज कितना एंगल बनाएगी, थीटा एंगल बनाएगी। अब करंट को कितना बनाना, ωt प्लस थीटा। सॉरी, तो नीचे वाले एंगल को अपन ωt बोल देते हैं, ऊपर वाले को थीटा। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, करंट, और जिस पे करंट होगी वही VR होगी। ठीक है, अब 2 वोल्टेज और ले रहे हैं, VC और VL। तो VL अब की बार लेस है, तो VL का छोटा बनाएंगे वेक्टर, इसका बड़ा।
अब ये इतना इतना क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल। तो ये देखो ये पैरेललोग्राम लो यहाँ पे थोड़ा सा बन जाएगा, ये इतना इतना कैंसिल हो जाएगा ये, तो ये रिमेनिंग बच जाएगा VC माइनस VL। तो ये इसका फेजर डायग्राम आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ये जो भी डायग्राम बना रहा हूँ ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। यानी कि देखो अब तक आपको इतने दिन से हम पढ़ा रहे हैं तो फेजर डायग्राम के बारे में आपको ये आइडिया तो हो ही गया होगा कि जो हम फेजर डायग्राम बनाते हैं तो इसका मतलब उसमें जो वोल्टेज और करंट के एक्स एक्सिस से जो एंगल है वो हमको शो करने हैं। जैसे हमारा वोल्टेज ओमेगा टी एंगल बना रहा है, तो देखो मेरा यहाँ पे नेट वोल्टेज को मैंने ओमेगा टी एंगल से रेज कर दिया, उठा दिया। फिर मेरी करंट ओमेगा टी प्लस थीटा एंगल बना रही है, तो मैंने फिर उस करंट को क्या कर दिया, ओमेगा टी प्लस थीटा एंगल से रेज कर दिया इस तरह से। तो इस तरह से, और ये दो वोल्टेज और दिखा दी, VL और VC। जो केस है उसका वोल्ट उसके हिसाब से देख लो। अभी हमारा केस चल रहा है VC ग्रेटर देन VL, तो VC का वेक्टर अपने बड़ा ले लिया थोड़ा, और VL को थोड़ा सा अपन ने छोटा ले लिया। तो ये इसी के साथ आपका ये हो गया। और अब हम पढ़ेंगे, एक बार हमने लेके देखा कि VL VC से ज्यादा था, फिर हमने लेके देखा VC VL से ज्यादा था, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि VC क्या हो जाए, VL से इक्वल हो जाए, और VC यानी IXC और VL मतलब IXL। यदि हम ये कह रहे हैं VC और VL एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, तो XC और L भी क्या हो जाएंगे, XL और XC भी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। अब आप देखिए, यदि ऐसा हो जाएगा तो ये इम्पीडेंस क्या हो जाएगी। देखो हमारे इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या था, XL माइनस XC का होल स्क्वायर, वो ओमेगा और 1/ω XL XC भी लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आस्था गोटी का नाम आ रहा है, देखो ये आस्था गोटी आइए ले, जब सब बच्चों के अटेंड, मेरा यही काम थोड़ी है। कल मैं 10:05 के बाद, यानी जो भी क्लास का टाइम होगा उसके 5 मिनट के बाद हम अटेंडेंस ही लगाएंगे, प्रिंसिपल सर के पास जाएगी अटेंडेंस, ठीक है ना। ये देखो ये रजिस्टर, ऐसे रजिस्टर चल रहा है, ये रजिस्टर में अटेंडेंस है, ये देखो और क्लोज देख लो, तुम्हारे नाम भी लिखते हैं, दिख रहे नहीं दिख रहे, ये देखो रजिस्टर दिखा दिया मैंने तुम लोगों को। अभी आज तक गोटी है ना लेट आई है, और आंचल शर्मा तो आई नहीं है अभी तक, ठीक है। तो बच्चा आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ाई के लिए सर मोटिवेट करना चाह रहे थे, तो भाई आप मोटिवेट होइए थोड़ा पढ़ाई के लिए, और बिल्कुल आपको ये सिंसियर है ना स्टडी के लिए, देखो है ना। कोई भी डर लंबे समय तक थोड़ी रहता है, तो कोरोना का भी डर भी धीरे धीरे जा रहा है लोगों के मन से। कोरोना तो नहीं जा रहा है, डर जा रहा है, तो अपन को थोड़ी बहुत पढ़ाई अब करते रहना है, पढ़ाई के प्रति रहना है, थोड़ा सा एग्रेसिव रहना है। यदि XL और XC इक्वल हो जाए तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, R हो जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी, बताओ। अब एक बार बताओ, करंट क्या हो, करंट को क्या लिख सकते हैं अपन, V/Z लिख सकते हैं भाई, Z यानी रेजिस्टेंस की तरह, इंपीडेंस यानी ऑब्स्ट्रक्शन इन द करंट। अब आप मुझे बताइए, ये नेट वोल्टेज मान लेते हैं अपन, चलो। अब आप मुझे बताइए Z की कौन सी वैल्यू ज्यादा है, ये वाली वैल्यू ज्यादा है कि नीचे वाली वैल्यू ज्यादा है, यानी Z की कौन सी वैल्यू ज्यादा है, ऊपर वाली कि नीचे वाली, बताइए क्या आपके दिमाग में आती है बात कि विच वैल्यू ऑफ Z इज मोर, ऊपर वाली, यस। तो Z की ये वाली वैल्यू ज्यादा है और ये वाली वैल्यू कम है। यानी अपन ने क्या देखा कि LCR सर्किट के अंदर जब इंडक्टर वोल्टेज और कैपेसिटर वोल्टेज एक दूसरे के इक्वल हो गई, तो XL और XC भी एक दूसरे के इक्वल हो गई, और XL और XC एक दूसरे के इक्वल हो गई, तो सर्किट में आपने क्या देखा, यस चैक सुराना, दिव्यांश चौधरी और बहुत सारे बच्चों ने सही बोला है, Z की वैल्यू भी क्या हो गई, R के इक्वल हो गई है। तो Z की वैल्यू R हो गई, तो Z की वैल्यू क्या हो गई, मिनिमम लिख सकते नहीं लिख सकते कि भाई अपन ने इन दोनों को इक्वेट कर दिया, और R तो 0 हो नहीं सकता कभी। तो सर्किट की जो इंपीडेंस है वो किसके इक्वल हो गई, रेजिस्टेंस के इक्वल हो गई और मिनिमम हो गई, क्योंकि जब XL और XC इक्वल नहीं थे तो ये कुछ वैल्यू इसके अंदर ऐड हो रही थी। अरे जब XL और XC एक दूसरे के इक्वल नहीं थे तो ये वैल्यू इस R² में ऐड हो रही थी, और ऐड होके क्या कर रही थी, Z को ज्यादा कर रही थी। लेकिन अपन ने क्या देखा कि जब XL और XC एक दूसरे के इक्वल ही हो गए, तो इक्वल ही हो गए, तो ये ब्रैकेट वाली टर्म क्या हो गई, 0 ही हो गई। तो ये ब्रैकेट वाली टर्म 0 होने से Z आपका मिनिमम हो गया, और Z मिनिमम हो गया तो आपकी करंट क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई नहीं हो गई।
अरे यदि इसको मैं मिनिमम लिखूंगा तो करंट आपकी क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई, और करंट मैक्सिमम हो गई तो क्या हो जाएगी, सर्किट में मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन भी होने लग जाएगा, सर्किट में ट्रांसमिशन होने वाली एनर्जी भी मैक्सिमम हो जाएगी, पावर भी मैक्सिमम हो जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी, क्योंकि पावर होता है V इंटू आई। तो इसका मतलब इस कंडीशन में जब हम देखते हैं कि कैपेसिटर और इंडक्टर की वोल्टेज एक दूसरे के इक्वल हो जाती है, तो सर्किट में इंपीडेंस अपने मिनिमम लेवल यानी रेजिस्टेंस के बराबर हो जाती है। इस कंडीशन में सर्किट में मैक्सिमम करंट पास होने लग जाती है। मैक्सिमम करंट स्टार्ट पासिंग थ्रू द सर्किट इन दिस कंडीशन and the maximum power also transfer in this condition and this is called as, इसीलिए मैंने आज हेडिंग नहीं लिखी थी, मैंने आज का टॉपिक नहीं लिखा था आते ही। आज क्यों नहीं लिखा था, क्योंकि अब मैं वो टॉपिक निकालना चाहता था। यस, अब ये टॉपिक आपको समझ में आ गया। हम आपको क्या पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों, इसी इज कॉल्ड एज LCR रेजोनेंस सर्किट या कंडीशन। दिस इज कॉल्ड एज द LCR रेजोनेंस कंडीशन। ये रेजोनेंस वर्ड में स्टार्टिंग में नहीं बताया आपको, अब बताया, क्योंकि रेजोनेंस वर्ड का मतलब होता है मैक्सिमम पावर और मैक्सिमम एनर्जी का प्रोपेगेशन होना। यदि आप लोगों ने 11th क्लास में ऑसिलेशन वाला चैप्टर पढ़ा हो तो ऑसिलेशन वाले चैप्टर के सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला चैप्टर पढ़ा हो तो सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले चैप्टर के लास्ट में टॉपिक दे रखा था ना, फोर्स्ड ऑसिलेशंस, डैम्प्ड ऑसिलेशंस। तो डैम्प्ड ऑसिलेशंस के बाद फोर्स्ड ऑसिलेशंस वाले टॉपिक में भी आपको बताया गया था ना कि दो फ्रीक्वेंसी होती है, एक तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी मेन फ्रीक्वेंसी और एक इंड्यूस फ्रीक्वेंसी। और जब दोनों नेचुरल फ्रीक्वेंसी, हाँ वही नेचुरल फ्रीक्वेंसी या मेन फ्रीक्वेंसी, यस, और एक इंड्यूस फ्रीक्वेंसी दोनों बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए तो मैक्सिमम एनर्जी का ट्रांसफर होता है, उसे बोलते हैं मैकेनिकल रेजोनेंस। SHM में भी रेजोनेंस आया था फोर्स्ड ऑसिलेशन में। रेजोनेंस एक जनरल वर्ड है, रेजोनेंस का मतलब होता है मैक्सिमम एनर्जी का प्रोपेगेशन होना, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो जाना और बहुत अच्छी एनर्जी, बहुत पॉजिटिव वाइब्स ट्रांसफर होना। अब अपन उस रेजोनेंस वर्ड को यहाँ पर इलेक्ट्रिकल LCR सर्किट में इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजोनेंस वर्ड अपन लेके आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस इलेक्ट्रिकल सर्किट में भी कोई एक स्पेशल ऐसी कंडीशन है कि उस स्पेशल कंडीशन में सर्किट में करंट क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। करंट क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई और सर्किट में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होने लग गई। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज द LCR रेजोनेंस कंडीशन। और ऐसी कंडीशन में जो हमारा LCR सर्किट है वो LCR सर्किट क्या बन जाता है, एक रेजोनेंस सर्किट बन जाता है। क्या बन जाता है वो LCR सर्किट, एक, बताइए जल्दी से। ऐसी कंडीशन में जो हमारा LCR सर्किट है वो क्या बन जाता है, रेजोनेंस सर्किट बन जाता है। बताइए ये बात आपको समझ में आती है कि नहीं आती है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये आपको ध्यान में रखने वाली बात है कि रेजोनेंस वर्ड का मतलब यहाँ पे क्यों आया है। और ये रेजोनेंस वर्ड अपन ने 11th क्लास में ही पढ़ लिया था और बस अब उस 11th क्लास में तो अपन ने ये SHM में पढ़ा था, सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ा था। अब अपन 12th क्लास में वापिस इस रेजोनेंस वर्ड को पढ़ रहे हैं इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। बहुत खुशी की बात है कि बहुत सारे बच्चे यस बोल रहे हैं और एक लंबे बालों वाला लड़का प्रणय झा भी अभी आया है। ये बस अब मैं आज ही अटेंडेंस दे रहा हूँ, वरना मैं कल से किसी बच्चे को अटेंडेंस नहीं लगाऊंगा, 5 मिनट लेट जाएंगे। अभी भी प्रणय झा का नाम आया था स्क्रीन पे, ये वही लंबे वाला लड़का है, मुझे याद है इसकी शक्ल। प्रणय झा बेटा टाइम पे आया करो, नेटवर्क इशू होगा, चलो सब बच्चे बोलते हैं नेटवर्क इशू करते रहते हैं, नेटवर्क नहीं आ रहा, ठीक है ना। क्योंकि अभी क्या है कि अभी जैसे मेरी क्लास खत्म होगी तो ये फोन जाएंगे इन बच्चों के हाथ। आज बहुत स्ट्रिक्ट हो गया मामला, प्रिंसिपल सर ने बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया है। ये देखो ये रजिस्टर मैं बार बार दिखा रहा हूँ आप लोगों को स्क्रीन पे। अभी तो मैं नहीं चाहता कि किसी ऐसे बच्चे के घर फोन चला जाए अननेसेसरी, जो बेचारा क्लास में प्रेजेंट भी था ईमानदारी से। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग टाइम पे आए, लेकिन अब मैं प्रेजेंट ही लगाता हूँ तो पढ़ाऊंगा कब। तो इसीलिए आप लोग थोड़ा सा इस बात को समझें कि हमें
अर्जेंट का अटेंडेंस का टाइम स्टार्टिंग के 5 मिनट रहेगा, ठीक है, 10 to 10:05 जो भी हमारी टाइम है, और उसके बाद मैं फिर अटेंडेंस, क्योंकि हम पढ़ाने में दिमाग, फिर हमारा ध्यान पढ़ाने में रहेगा केवल, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप लोग थोड़ा देखिए उसको। तो बच्चों रेजोनेंस कंडीशन में क्लियर हो गया। रेजोनेंस की डेफिनेशन चाहे तो आप लिख सकते हैं, व्हेन एलसीआर सर्किट, व्हेन इंडक्टर वोल्टेज एंड कैपेसिटर वोल्टेज बिकम इक्वल टू ईच अदर, तो जब एक दूसरे के इक्वल हो जाती है तो सर्किट में करंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है, और वी कैन से इम्पीडेंस मिनिमम हो जाता है, एंड मैक्सिमम पावर ट्रांसपोर्ट और प्रोपेगेट इन द सर्किट। सर्किट में मैक्सिमम पावर प्रोपेगेट होने लग जाती है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज एलसीआर रेजोनेंस सर्किट या कंडीशन। तो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एलसीआर रेजोनेंस सर्किट? ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, और यदि डायरेक्ट ही बनेगा तो इसके ऊपर कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ रेजोनेंस सर्किट? रेजोनेंस सर्किट की प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ रेजोनेंस सर्किट, ठीक है। तो रेजोनेंस सर्किट की प्रॉपर्टी पहली क्या है? VL और VC क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं, इसका मतलब XL और XC इक्वल हो जाते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी को क्या लिख सकते हैं? इम्पीडेंस बिकम मिनिमम। जो सर्किट की इम्पीडेंस Z है, इट बिकम मिनिमम हो जाती है। क्या हो जाती है? मिनिमम इक्वल्स टू R हो जाती है, R से कम नहीं हो सकती, ठीक है, रेजिस्टेंस के कम नहीं हो सकती वो। और थर्ड प्रॉपर्टी पे हम लिख सकते हैं करंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है? यानी करंट की मैक्सिमम वैल्यू, ये भी क्या हो जाता है? मैक्सिमम हो जाती है। और करंट मैक्सिमम हो जाती है, इट मींस इलेक्ट्रिक पावर भी क्या हो जाती है? मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है मेरे बच्चों। फोर्थ प्रॉपर्टी आप क्या देख सकते हैं? वोल्टेज करंट फेज डिफरेंस। अब हमारे पास फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था? tan इनवर्स XL माइनस XC अपॉन R, यही था ना। और जब अपन देख रहे हैं XL और XC एक दूसरे के इक्वल हो गए हैं, तो हमारा थीटा क्या हो गया? tan इनवर्स 0, और यानी 0 डिग्री। यानी वोल्टेज और करंट में फेज डिफरेंस क्या हो जाता है? 0 डिग्री हो जाता है, यानी दे बिकम इन द सेम फेज। करंट और वोल्टेज क्या में आ जाते हैं बच्चों? सेम फेज में आ जाते हैं। कब? एलसीआर रेजोनेंस कंडीशन में। जब एलसीआर रेजोनेंस कंडीशन होती है बच्चों, तो करंट और वोल्टेज सेम फेज में आ जाते हैं, ठीक है। ये सब बातें आपको रेजोनेंस सर्किट की प्रॉपर्टीज में याद रखनी है। एक चीज और ध्यान रखनी है, पावर फैक्टर जो होता है एलसीआर रेजोनेंस सर्किट का, एक्चुअली पावर आपके कोर्स से शायद इस बार डिलीट कर दिया गया है, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज के लिए बता दे रहा हूं। रेजोनेंस सर्किट में, रेजोनेंस कंडीशन में जो पावर फैक्टर होता है वो क्या होता है? 1 होता है। एलसीआर रेजोनेंस सर्किट का जो पावर फैक्टर होता है वो क्या होता है? रेजोनेंस कंडीशन में, हमेशा नहीं, ओनली इन रेजोनेंस कंडीशन। तो ये प्रॉपर्टीज आप राइट डाउन कर सकते हैं कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एलसीआर रेजोनेंस सर्किट? VL इक्वल्स टू VC, XL इक्वल्स टू XC, इम्पीडेंस मिनिमम इक्वल्स टू R, करंट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का हो जाता है, पावर मैक्सिमम, पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट फेज डिफरेंस क्या हो जाता है? 0 डिग्री हो जाता है, और पावर फैक्टर क्या हो जाता है? 1। एक इंपॉर्टेंट बात इसमें और रह गई है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अब ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को मैं अलग से ले लेता हूं, ये भी प्रॉपर्टी मान लो आप एक तरह से, प्रॉपर्टी नंबर 5 बोल देते हैं अपन इसको, अगली प्रॉपर्टी 5 क्या 6 बोल देते हैं, चलो। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है? देखो अपन ने भी देखा था कि XL का वैल्यू क्या था? ओमेगा L, और XC का वैल्यू क्या था? 1 अपॉन ओमेगा C, ठीक है। अब यदि अपन एक बार ये मान के चल रहे हैं कि L और C क्या है? कांस्टेंट है। समझना मेरी बात को, देखो मैं क्या बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। L मतलब इंडक्टेंस और C मतलब कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है। तो
हम क्या कर रहे हैं बच्चों कि एल और सी को क्या मान लिए, हमने एल और सी को क्या माना, कांस्टेंट माना, ठीक है। तो एल और सी को मैंने कांस्टेंट माना और अब मैं क्या कर रहा हूं, सर्किट में एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा को चेंज कर रहा हूं। अब मैं ओमेगा को 0 से बढ़ाता हूं, तो देखो ये ओमेगा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और ये ओमेगा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी आपने याद तो आपने ग्राफ भी बनाया था ओमेगा के साथ एक्सएल और एक्ससी का। एक्सएल का ग्राफ इस तरह का बनाया गया था, याद आ रहा है नहीं आ रहा है, कुछ इस तरह का बनाया था अपन ने जब अपन ने प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर सर्किट बताए थे। तो एक्सएल का ओमेगा के साथ ग्राफ ये था और एक्ससी का नीचे वाला था, ये एक्सएल है, ऊपर वाला एक्सएल है। अब मैं मान लीजिए स्टूडेंट्स ओमेगा को 0 से इंक्रीज करता हूं, तो 0 से इंक्रीज करता हूं तो ये तो डिक्रीज होता है भाई, ये तो डिक्रीज होता है और ये इंक्रीज होता है। तो इंक्रीज और डिक्रीज होने की इस प्रोसेस में एक ऐसी पोजीशन भी तो आएगी जब ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कौन दोनों, एक्सएल और एक्ससी। जब अपन ओमेगा को इंक्रीज करेंगे तो एक्ससी डिक्रीज होगा और वो एक्सएल इंक्रीज होगा। तो एक इंक्रीज हो रहा है एक डिक्रीज हो रहा है, तो बीच में एक स्थिति के लिए दोनों बराबर भी तो होंगे। सोच के देखो मन में अपने अपने। और उसी स्थिति को अपन क्या बोल रहे हैं, उसी कंडीशंस को अपन क्या बोल रहे हैं, रेजोनेंस। एक्सएल इक्वल्स टू एक्ससी को रेजोनेंस बोल दिया। प्रॉपर्टी 1 में देखो भी बताया मैंने। तो इट मींस कि फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते 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 एक ऐसी फ्रीक्वेंसी हमें मिल रही है कि उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे एक्सएल और एक्ससी इक्वल हो जाते हैं। और एक्स और एक्ससी इक्वल होने का ही ये मतलब है कि क्या मिल जाता है अपन को, रेजोनेंस कंडीशन मिल जाता है। क्या बोला मैं, दोबारा सुन लो। फ्रीक्वेंसी ओमेगा किसकी है, सोर्स की फ्रीक्वेंसी, जो हमने एसी सोर्स लगाया उसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, उसको हम इंक्रीज करते 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 कर रहे हैं। तो एक्ससी की टेंडेंसी क्या है, डिक्रीज होने की ओमेगा के बढ़ने पर, और एक्सएल की टेंडेंसी क्या है, इंक्रीज होने इंक्रीज होने की, सही है। तब फॉर एन इंस्टेंट ए पॉइंट कम्स वेयर एक्सएल एंड एक्ससी बिकम इक्वल टू ईच अदर, and that value of frequency at which they become equal to each other and resonance condition is obtained. That condition is called as the resonance frequency, और that frequency is called as the, जैसे अब मैं मान लीजिए इन दोनों ग्राफ्स को एक में ही दिखाता हूं। देखो अभी आपको और बेटर क्लियर हो जाएगा जो मैं बता रहा हूं। ये मेरा एक्सएल है और ये मेरा एक्ससी है। अब ये तो मेरा ग्राफ हो गया एक्सएल और ये मेरा ग्राफ क्या हो गया, एक्ससी। अब आप देखो ये फ्रीक्वेंसी बड़ी बड़ी बड़ी, ये इंक्रीज हो रही है तो ये डिक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, ये इंक्रीज हुआ, और ये देखो इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे दोनों की सिंगल वैल्यू मिल रही है। यानी इस इंटरसेक्शन पे अपन क्या लिख सकते हैं, एक्सएल और एक्ससी क्या हो गए, इक्वल हो गए। और इसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ में क्या होगा, कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी आएगी। That frequency is called as the resonance frequency. आई कुछ बात समझ में? That frequency is called as the resonance frequency. Students, remember always. That frequency is called as the resonance frequency. इसका सिंबल अपन ने क्या माना है, ओमेगा के नीचे छोटा सा आर लगा दिया, ओमेगा सबस्क्रिप्ट में आर के ओमेगा आर बोल देते। क्लियर, ओमेगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। और फिर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर, मतलब इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ही रेजोनेंस मिलता है। मतलब ऐसा नहीं है कि रेजोनेंस हमेशा प्रेजेंट रहता है, मतलब अपन को पहले कोई फ्रीक्वेंसी सेट करनी पड़ती है। और वो फ्रीक्वेंसी कैसे सेट करनी पड़ती है कि उस सर्किट में वीएल और वीसी दोनों क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। वीएल और वीसी इक्वल होने का मतलब क्या हो गया, ऑटोमेटिकली एक्सएल और एक्ससी भी क्या हो गए, एक दूसरे के इक्वल। Then we say that it is LCR resonance condition. तो अब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, देखो जब हमारी फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर है तब आपका एक्सएल और एक्ससी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। यानी ओमेगा आर पे दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो ओमेगा आर एल इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा आर सी। भाई यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जब ओमेगा आर हो जाएगी दोनों इक्वल हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, ऐसे समझ लो आप। तो व्हेन एक्सएल ब्रैकेट ओमेगा आर का मतलब इसके फॉर्मूले में ओमेगा की जगह ओमेगा आर रख दिया, इसके फॉर्मूले में भी ओमेगा की जगह ओमेगा आर रख दिया और दोनों इक्वल हो गए। तो हमें क्या मिल गया, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला।
बहुत अच्छा सा फॉर्मूला आया है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 1/√LC। 1/√LC इज द फॉर्मूला ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। बताइए आ गई नहीं आ गई बात समझ में? 1/√LC, ये 1/√LC होगी रेडियन पर सेकंड, सॉरी दिस ओमेगा आर 1/√LC काय में होगी? रेडियन पर सेकंड में। और ओमेगा को क्या लिख सकते हैं अपन? 2πf लिख सकते हैं, 2πfr। तो वी कैन राइट 2πfr इक्वल्स टू 1/LC और fr इक्वल्स टू 1/2π√LC। ये भी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, बात वही है, लेकिन ये हर्ट्ज में है, साइकिल पर सेकंड में। हर्ट्ज और साइकिल पर सेकंड, और ये रेडियन पर सेकंड। ऐसा यूनिट किसको माना जाएगा? इसको माना जाएगा 1/√LC को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस इज द बेसिकली व्हाट वी कैन से LCR रेजोनेंस कंडीशन में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। यानी अपन ने देखा कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है? इंडक्टर और कैपेसिटेंस 1/√LC। देखो, यानी कि अपन इंडक्टर और कैपेसिटर की वैल्यू हमारे को सर्किट में गिवन है। भाई हमने LCR सर्किट बनाया लैब में, मान लो, तो लैब में हमने LCR सर्किट बनाया तो हमने एक रेजिस्टेंस, उसकी वैल्यू अपन को पता होनी है, एक इंडक्टेंस, एक इंडक्टेंस, एक कैपेसिटेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, ये दोनों वैल्यू, तीनों वैल्यू अपन को पता है। तो अपन यदि L और C की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा बच्चों? हमें क्या मिल जाएगा? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर मिल जाएगा। तो हमें ये, इसका मतलब ये माना जाएगा कि भाई उस पर्टिकुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर, उस पर्टिकुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे क्या हो गया? रेजोनेंस कंडीशन मिल गया, यानी करंट का एम्पलीट्यूड क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया। करंट का एम्पलीट्यूड क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया। तो दैट यू ऑलवेज कीप इट इन योर माइंड। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस लॉजिक। सबको समझ में आ गया रेजोनेंस और रेजोनेंस की प्रॉपर्टी? बताइए, आगे बढ़े। Should we go ahead? Clear everybody? If anybody want to ask something, you can ask while you are unmuting your mic or while posting in chat box. In any method you can ask. If anybody, anything you want to ask, any question is coming in your mind, you can ask. Either by unmuting your mic or either in chat box you can write. If any question is rising in your mind. ठीक है स्टूडेंट, मैंने अपनी तरफ से पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, जो भी मतलब इसमें मैक्सिमम बताया जा सकता था सब कुछ मैंने आपको बता दिया है रेजोनेंस से रिलेटेड। अब इस पे रेजोनेंस अभी खत्म नहीं हुआ है, और बातें हैं। अब हम आते हैं शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, उस पे चलते हैं अपन। तो रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी हमें पता लग गई साहब। अब अपन लेते हैं शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, उसको देखते हैं। देखो ये क्या मतलब हुआ, व्हाट इज द मीनिंग। ये थोड़ा सा टॉपिक आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है, और मैं इसको देखो आपको बहुत कन्वीनियंट तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा बच्चों इस टॉपिक को मैं। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, तो लेट अस टेक शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। क्या मतलब है शार्पनेस? क्या है? व्हाट इज शार्पनेस? को चाकू थोड़ी है, चाकू है, कोई नाइफ है? शार्पनेस पढ़ा रहे हो आप? बिल्कुल कुछ ऐसा ही है। यहाँ पे शार्पनेस का मतलब है आपकी जो करंट है ना, वो कितनी मैक्सिमम हो रही है। देखो कैसे समझ, मैं बताना चाह रहा हूं। सपोज मान लो मेरे पास 3 LCR सर्किट है, एक नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 LCR सर्किट आया हुआ। ओके, अब रेजोनेंस पहले सर्किट में भी है, रेजोनेंस दूसरे सर्किट में भी है, और रेजोनेंस तीसरे सर्किट में भी है। क्लियर? रेजोनेंस तीनों LCR है, तीनों में LC और R की वैल्यू अलग अलग ले ली अपन, डिफरेंट डिफरेंट ले ली। चलो, अब रेजोनेंस फर्स्ट सर्किट में भी है, सेकंड सर्किट में भी है, और थर्ड सर्किट में भी है। यानी अपने सर्किट में तो वहां करंट मैक्सिमम हो गई, उसमें भी अपनी करंट मैक्सिमम हो गई, वहां पे भी करंट। लेकिन अब तीनों के रेजोनेंस में देखो कि कौन सबसे ज्यादा मैक्सिमम है। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस मतलब तीनों में भी किसका रेजोनेंस सबसे अच्छा है, ये अब हम पता करेंगे। समझ में आ गया? जैसे वही बात हो गई 11th 12th में 3 सेक्शन है, A, B और C।
अब ए क्लास 12th ए का टॉपर है, तो वो अपने 12th ए के 30 बच्चों या 40 बच्चों का टॉपर है साहब। फिर एक 12th बी का अपना एक टॉपर है और एक 12th सी का अपना एक टॉपर है। तो वो टॉपर तो अपनी क्लास की अपने 30-40 बच्चों में। अब लेकिन आपको बोला जाए भैया पूरी 12th क्लास का टॉपर कौन है, तो फिर क्या देखना पड़ेगा कि उन तीनों सेक्शनों में भी सबसे ज्यादा कौन है। फिर हम क्या करेंगे, ए बी और सी के उन एक एक टॉपर को निकाल लेंगे और फिर उनका कंपेयर करेंगे उनमें सबसे ज्यादा मार्क्स किसके हैं, तो फिर वो जो उन तीनों में से वो सब पूरे 12th का माना जाएगा। ऐसा ही तो करते हैं। बस यही कहानी है कि इफ वी हैव different types of LCR circuit and resonance condition is present in all the circuit, तो किसका रेजोनेंस सबसे अच्छा है, किसका रेजोनेंस सबसे अच्छा है, किसका मैक्सिमम करंट सबसे ज्यादा है, किसका शार्पनेस सबसे ज्यादा है, वो अपन को देखना है। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए अपन कुछ स्टेप कुछ टर्म्स हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो मैं इसका आपको बताता हूं, करंट वर्सेस ओमेगा कर्व। तो अपन ने क्या देखा कि जब फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के इक्वल थी तो मैक्सिमम करंट यहाँ पे अपन को ऑब्टेन हो गई थी। ध्यान से समझना बच्चों, ये क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इसके बाद यदि फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं और पहले वाली फ्रीक्वेंसीज पर, तो आपका क्या हो रहा है बेसिकली, देखो ये हमारी कौन सी फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इस पर हमारी करंट क्या है, मैक्सिमम है। करंट मैक्सिमम, इसका मतलब पावर भी क्या है यहाँ पे, करंट मैक्सिमम तो पावर भी मैक्सिमम है। और ये इसके अपन आगे ओमेगा जाते हैं तो ये आपकी करंट आपकी कम हो रही है। ये ग्राफ सबको समझ में आता है, आई थिंक ये कर्व समझ में आ गया होगा सबको कि भाई रेजोनेंस कंडीशन में पर्टिकुलर पॉइंट पे तो करंट मैक्सिमम होती है, उसके पहले उसके बाद जाते तो करंट आपकी कम होती है, क्योंकि वो जेड बढ़ना शुरू हो जाएगा ना। अरे अंडर रूट में वो एक्सएल माइनस एक्स वाली टर्म फिर बढ़ना शुरू हो जाएगी ना, सोचो ऐसे आप, तो जेड बढ़ना शुरू हो जाएगा तो करंट कम होनी शुरू हो जाएगी। और उस ओमेगा आर पे एक्सएल और एक्सी इक्वल हो गए तो वहां करंट मैक्सिमम हो गई। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि ये इस एक्सिस पे अपन ने आई लिया, इस एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी ओमेगा लिया, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपकी करंट क्या है, मैक्सिमम है। ये आपका आई का एक्सिस है, यहाँ पे आपकी करंट क्या है, मैक्सिमम। करंट मैक्सिमम तो पावर भी क्या है, मैक्सिमम। तब यहां पर दो ऐसे पॉइंट अपन डिफाइन करें कि वहां पे जो पावर है, लेट अस से ए एंड बी, कि वहां पे जो पावर है वो मैक्सिमम पावर कहां पे है बच्चों, रेजोनेंस पे ही है। मैक्सिमम पावर कहां पे है, रेजोनेंस पे ही है। तो उन पॉइंट्स ए और बी पर जो पावर है वो मैक्सिमम पावर का हाफ रह जाए। क्या रह जाए, मैक्सिमम पावर का हाफ रह जाए। तो अपन क्या बोलेंगे इनको, हाफ पावर पॉइंट्स। क्या बोलेंगे इनको अपन, हाफ पावर पॉइंट्स। तो दोज पॉइंट्स वेयर power remain half of the maximum power remain half of the maximum power called as the half power point। क्या हाफ पावर पॉइंट पे करंट भी आधी रह जाएगी, हमने बोला कि हाफ पावर पॉइंट पे पावर जो है वो मैक्सिमम पावर की आधी रह जाएगी। क्या हाफ पावर पॉइंट पे करंट भी आधी रह जाएगी क्या, बताओ। सपोज अपन ने माना हाफ पावर पॉइंट पे let current is I at half power point। तो जो अपन हाफ पावर पॉइंट डिफाइन कर रहे हैं उस पे हमने मान लिया करंट I है, तो इसका मतलब I स्क्वायर आर पावर क्या होनी चाहिए, I मैक्सिमम का स्क्वायर अपॉन 2। ये हाफ पावर पॉइंट की पावर मैक्सिमम पावर I स्क्वायर मैक्सिमम इंटू आर, उसके आधी हो गई नहीं हो गई, तो यहाँ पे R से R कैंसिल, तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I मैक्सिमम बाई √2। यानी बच्चों ये भी ध्यान रखना है कि हाफ पावर पॉइंट जो अपन ने डिफाइन किए हैं A एंड B दैट इन दिस ग्राफ, उन हाफ पावर पॉइंट्स पे पावर आधी होती है लेकिन करंट क्या होती है, 1/√2, वही 0.707 बोल दो ऑफ मैक्सिमम करंट। यानी हाफ पावर पॉइंट का कंसेप्ट क्या है कि इन पॉइंट्स पे पावर तो मैक्सिमम पावर की आधी रह जाती है, हाफ रह जाती है, बट एट दीज पॉइंट्स द करंट रिमेन 1/√2 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम करंट।
हाफ पावर पॉइंट्स पे जो करंट है वो मैक्सिमम करंट की 1/√2 टाइम्स रह जाती है। अब इस कर्व में हाफ पावर पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, होगी नहीं होगी बताइए जरा। लेट अस से ω1 एंड ω2। The frequency corresponding to the half power points are called as half power frequencies। अगली टर्म यहां पे आती है हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसीज करस्पॉन्डिंग टू द फ्रीक्वेंसीज corresponding to the corresponding to half power points, corresponding to half power points, that these are called as half power frequencies। और इन हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज का जो डिफरेंस है उसे क्या बोलते हैं, बैंड विड्थ ω2 माइनस ω1, जिसको आप डेल्टा ओमेगा बोल सकते हो। तो ये है पूरी कहानी अभी तक की कि सबसे पहले अपन ने डिफाइन किया हाफ पावर पॉइंट्स, फिर हमने बोला हाफ पावर पॉइंट पे मैक्सिमम पावर की आधी रह जाती है पावर, और करंट 1/√2 टाइम्स, उस पे फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग अपन ने बताया ω1 ω2, और उन फ्रीक्वेंसीज के डिफरेंस को अपन बोलते हैं बैंड विड्थ। तो इस ग्राफ में आप देख सकते हैं ये ए पॉइंट के करस्पॉन्डिंग कुछ फ्रीक्वेंसी होगी लेट अस ω1, बी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग कुछ फ्रीक्वेंसी होगी लेट अस से ω2। तो दिस डिफरेंस ω2 माइनस ω1 इज कॉल्ड एज बैंड विड्थ। द डिफरेंस ऑफ हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज इज कॉल्ड एज बैंड विड्थ। आई थिंक इट इज ओके, इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। ठीक है, तो हाफ पावर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो आपका डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड एज बैंड विड्थ। तो बैंड विड्थ का फॉर्मूला होता है R/L। अब एनसीईआरटी में R/2L दे रखा है, तो उसने क्या कर रखा है, बेसिकली इसको मान के और इसको डबल कर रखा है। तो अपन ने पूरे को डेल्टा ओमेगा माना है, तो वो वहां पे 2 एडजस्ट हो जाता है। ठीक है ना, आप देखना एक बार। तो डेल्टा ओमेगा इक्वल्स टू R/L, ये कहां से आया, इसका एक डेरिवेशन आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। R/L का जो डेरिवेशन है वो R/L का डेरिवेशन आपका इसमें दे रखा है, काय में, बुक में, एनसीईआरटी में। तो बहुत सिंपल डेरिवेशन है, उसमें ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। जैसे अपन देख सकते हैं I इक्वल्स टू हाफ पावर पॉइंट पे ये करंट हो जाती है ना मैक्सिमम की, इसको लिख देंगे V/Z और इसको लिख देंगे V/R। I बराबर V/, अब देखो ये तो हाफ पावर पॉइंट की करंट है तो यहाँ तो Z ही रहेगा, लेकिन ये तो रेजोनेंस की करंट है तो ZR हो जाएगा ना, यहाँ Z आएगा यहाँ R आएगा। समझ में आ गई बात। तो Z इक्वल्स टू क्या हो गया, √2R। अब Z² इक्वल्स टू 2R², और Z की वैल्यू हो गई R² प्लस ω/L माइनस 1/ωc का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2R², और ω/L माइनस 1/ωc का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, R²। और यहाँ पे अपन लिख सकते हैं ω/L माइनस 1/ωc इक्वल्स टू प्लस माइनस R। अब अपन ने अभी अभी वो ग्राफ बनाया था, दिख रहा है ना यहाँ पे, अभी अभी अपन ने ये ग्राफ बनाया था ना एक्सएल और एक्ससी का, ये वाला। तो अपन ये बोल रहे हैं कि ये तो ω/R है, तो इसके पहले अपन कोई फ्रीक्वेंसी ले ले ω1, और इसके बाद यदि कोई फ्रीक्वेंसी ले ले ω2। तो जब हमारी फ्रीक्वेंसी ω1 है तो ये वाली टर्म बहुत ज्यादा है और ये वाली टर्म बहुत कम है। तो अपन इस ω/R के कोई भी पहले एक फ्रीक्वेंसी ले ले, लेट अस ω1 हाफ पावर पॉइंट। भाई हाफ पावर पॉइंट में एक ω/R के पहले आ रहा है, ω/R के बाद आ रहा है। तो यहाँ पे भी ω1 जो होगा ω/R के पहले होगा, तो ये पहले होगा, तो ये ज्यादा हो गया और ये कम हो गया। ये कौन सी है, ऊपर वाली XC, और ये वाली XL है। तो ω1L माइनस 1/ω1C। तो जब अपने ω1 रखा तो ये ज्यादा है, ये XC है ना, XC ज्यादा है, XL कम है। देखो ω1 यानी कम फ्रीक्वेंसी पे ये तो कम है XL, और XC बहुत ज्यादा, तो ये डिफरेंस माइनस होना चाहिए। हमारी बात, ये डिफरेंस क्या होना चाहिए, माइनस। और अब बढ़ते 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 ω2 पे आ गए तो देखो ये कम हो गया और ये बढ़ गया।
तो यदि अपन फ्रीक्वेंसी क्या रख दें ओमेगा 1 और एक बार रख दें ओमेगा 2, तो अपन को मिल जाएगा ओमेगा 2l माइनस 1 अपॉन ओमेगा 2c इक्वल्स टू प्लस आर। ये एक बार हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गया और ये एक बार इक्वेशन नंबर 2। अब एक बार इन इक्वेशंस को क्या कर दो, ऐड कर दो, और एक बार क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपका बैंडविड्थ का फॉर्मूला आ जाता है। तो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, अपन यहां से पकड़ेंगे। देखो जो अपन ने हाफ पावर पॉइंट में करंट निकाली थी ना मैक्सिमम की 1/√2, अब I = V/Z होता है, लेकिन हाफ पावर पॉइंट पे तो Z ही लिखेंगे और रेजोनेंस पे I मैक्सिमम R हो जाएगा, Z वहां पे V से V कैंसिल, Z = √2R, Z की वैल्यू रख दी। और ये समझने की बात हो रही कि अपन इस फॉर्मूले में जब अंडर रूट लेते तो प्लस माइनस आता ही है। तो फ्रीक्वेंसी जब ओमेगा 1 रखी अपन ने, तो ये एक्सएल का वैल्यू कम है और एक्सी ज्यादा है, तो कम में से ज्यादा माइनस कर रहे हैं तो माइनस आ रहा है। फिर अपन बढ़ते बढ़ते इंक्रीज करते करते ओमेगा 2 पे आ गए, तो ओमेगा 2 पे आ गए तो एक्सी कम हो गया और एक्सएल इंक्रीज हो गया। तो ये ज्यादा ये कम, तो हमारा डिफरेंस आ गया प्लस। अब कुछ भी नहीं करना, एक बार इनको ऐड कर दो, इक्वेशन 1 और 2 जो अपन ने बनाई है, और एक बार इनको क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। बस फटाफट से अपन कर लेते हैं 2-3 मिनट में। एक बार क्या कर दो 1 + 2, तो 1 + 2 करो एक बार, ये 1 और ये 2, तो L कॉमन आ जाएगा ओमेगा 1 + ओमेगा 2, और -1/c कॉमन आ जाएगा, तो 1 अपॉन ओमेगा 1 + 1 अपॉन ओमेगा 2 और इक्वल्स टू 0, क्योंकि -r + r 0, तो वी कैन गेट इक्वल्स टू 1 अपॉन c, और यहाँ पे ओमेगा 1 ओमेगा 2 एलसीएम और ओमेगा 1 + ओमेगा 2, तो ये कैंसिल हो गया, तो LC इक्वल्स टू क्या हो गया 1 अपॉन ओमेगा 1 ओमेगा 2। एक बार क्या कर दो 2 - 1 कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो सब्ट्रैक्ट करो तो LHS क्या है, LHS ऑफ सेकंड इक्वेशन माइनस ओमेगा 1l माइनस 1 अपॉन ओमेगा 2c, ये प्लस हो जाएगा बच्चों। देखो इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो ओमेगा 2l माइनस 1 अपॉन ओमेगा 2c माइनस, और ये प्लस हो जाएगा, दिख रहा है ना सबको, इक्वल्स टू r माइनस ऑफ माइनस r, तो ये 0 नहीं होगा अब की बार, ये क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, ये दो इक्वेशन बनाई थी ना, इनको एक बार मैंने ऐड कर दिया और एक बार मैंने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। बस आपका, अब तो आप खुद भी कर सकते हैं बच्चों, अब तो इसको आप क्या कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 प्लस 1 अपॉन c कॉमन निकाल लो, तो क्या मिलेगा, एक मिनट, एक गड़बड़ हो गई, या 1 अपॉन ओमेगा 1c आएगा, सॉरी अपने फर्स्ट इक्वेशन है ना, तो 1 अपॉन ओमेगा 1c माइनस 1 अपॉन ओमेगा 2c इक्वल्स टू 2r। तो बस इसको अपन निपटा ही देते हैं, एक मिनट में और लेंगे। ओमेगा 1 ओमेगा 2, तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इक्वल्स टू 2r, और ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 पूरा होल कॉमन आ गया, तो L + 1 अपॉन c इंटू 1 अपॉन ओमेगा 1 ओमेगा 2, और 1 अपॉन ओमेगा 1 ओमेगा 2 की हेल्प वहां से ले लो LC, तो यू विल गेट ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू L + 1 अपॉन c इंटू LC, तो एक से कट गया। अब आपको समझ में आ गया ना क्या आ रहा है आंसर, ये 2L हो जाएगा, ये 2R है, तो हमारे पास बैंडविड्थ क्या हो जाएगी R/L। यही बोला था ना मैं आपको स्टार्टिंग में, बैंडविड्थ का फॉर्मूला। तो बच्चों ये हमारा आ गया, थोड़ा सा डेरिवेशन आ गया, थोड़ा मुझे भी थोड़ा जल्दी करना पड़ा, लास्ट का टाइम बचा था, लेकिन ऐसी बात नहीं, मैंने आपको क्लियर कर दिया है। बस आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, बस वो दो इक्वेशन बनना क्लियर होना चाहिए। बस दो इक्वेशन बनी थी ना, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 1l माइनस 1 अपॉन ओमेगा c इक्वल्स टू -r, और एक बार ओमेगा 2 रख दिया तो +r। बस कुछ भी नहीं किया है, एक बार उनको ऐड कर दिया, एक बार उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया, बस बाकी तो सिंपल 10th की मैथमेटिक्स है। आई होप कि आपको ये समझ में आ जाएगा। आप थोड़ा करके देखना, नहीं आया तो पूछ लेना, कोई बात नहीं, बता देंगे, दोबारा बता देंगे। तो बच्चों इसी के साथ हमारी क्लास का टाइम खत्म होता है, और ठीक है, मैं जाने से पहले फटाफट से आज के एब्सेंटीज बोल देता हूं, यदि वो हो आ गए हो तो मुझे बता दें। आंचल शर्मा, एक मिनट मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं।